स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपका भारत में प्रेस का विकास चैप्टर पूरा कर लिया था। आज की इस वीडियो से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपका नया चैप्टर है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये आपका एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न के साथ। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? ऑप्शन है आपके पास। ए, देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपको। पहला बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और उदार रजवाड़े। अब इनमें से हमें कूटों का चयन करना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी एक और दो, सी एक दो और तीन, और ऑप्शन डी है एक दो और चार। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया, यह बिल्कुल सही है। फिर नगरीय उच्च जातियों को और उदार रजवाड़ों को, लेकिन निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को नहीं किया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक दो और चार यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है कि बुद्धिजीवियों ने इसमें काफ़ी भाग लिया। इसके अलावा जो नगरीय उच्च जातियाँ थीं और जो उदार रजवाड़े थे वे भी उनसे काफ़ी प्रभावित रहे, लेकिन यहाँ पर जो आपका निर्धन सर्वसाधारण वर्ग था वो इससे बिल्कुल अप्रभावित रहा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। फिर निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इस आंदोलन से लगभग अप्रभावित रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े इस आंदोलन से काफ़ी प्रभावित रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। कथन है ए, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण है आर, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आर सही है किंतु ए गलत है। ऑप्शन बी है ए व आर दोनों सही हैं और आर और ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए व आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, और ये आपसे आरएएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए कथन क्या है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो कथन आपका बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया गया है? सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जा सकते हैं। तो यह कथन भी सही है, और ये आपके जो कथन है ए, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर जो है वह ए की सही व्याख्या भी करता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिए 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में एक विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों, मध्यम वर्ग जो हैं उनको सर्वाधिक प्रभावित किया था। पहले भी हमने इसकी बात करी। इसके अलावा इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ था। इसके बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पर राजनीतिक चेतना आती है, सांस्कृतिक चेतना आती है, कई प्रकार से यहाँ पर जो है आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ था, और राष्ट्रवाद भी यहीं से पनपा था। इसके मूल में बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो हमें याद रखना है इसका मूल क्या क्या थे। इसके मूल बुद्धिवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये दो इसके मूल थे जो कि आपके आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन के स्तंभ पिलर माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ग था जो वेस्टर्न कल्चर से सबसे पहले प्रभावित हुआ। ऑप्शन है आपके पास, ए कुलीन जमींदार, बी नवीन धनवान व्यापारी, सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, या फिर ऑप्शन डी शिक्षित मुसलमान। और यह भी आपसे RAS प्री में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, यानी कि जो मिडिल क्लास था उस टाइम का, वो सबसे पहले वेस्टर्न कल्चर जो था उससे क्या हुआ था, सबसे पहले उससे प्रभावित हुआ था। उनकी जो एजुकेशन थी, उनकी जो साइंस थी, उनका जो मॉडर्नाइजेशन था, उन सभी चीज़ों से सबसे पहले आपका प्रभावित हुआ था कौन, हिंदू मिडिल क्लास जो है। आज भी यदि आप देखेंगे तो कोई भी बड़े लोग जिन चीज़ों को करते हैं तो उनको सबसे पहले फॉलो कौन करता है, तो वो फॉलो करते हैं आपके कौन, मिडिल क्लास। तो यहाँ पर हमें याद रखना है वेस्टर्न कल्चर से सबसे पहले प्रभावित हुए आपके हिंदू मिडिल क्लास। फिर बाद में यदि हम देखें जब समाज एवं धर्म सुधारक आंदोलन चलता है तो वे भी आपके हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। वे भी कौन थे, मिडिल क्लास से ही निकले हुए लोग थे। और वहाँ भी सबसे ज़्यादा उस चीज़ से भी कौन प्रभावित हुआ, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से, तो उससे भी सबसे ज़्यादा आपके मिडिल क्लास जो है वो प्रभावित होता है। अब देखिए यहाँ पर इसकी बात करते हैं। देखिए शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित था। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वेस्टर्न कल्चर से भी आपका हिंदू मिडिल क्लास इन्फ्लुएंस होता है और बाद में यही लोग जब चीज़ों को अच्छे से जान लेते हैं, उन्हें समझते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को समझते हैं, तो ये तर्कवाद, बुद्धिवाद, इन सभी को आगे बढ़ाते हुए आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास, ए विवेकानंद, बी राजा राम मोहन रॉय, सी रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो देखिए भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय के पास कई उपाधियां हैं या कई उनको नाम दिए गए, जैसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर उन्हें कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य का एक सेतु यानी कि ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर उन्हें कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं उन्हें। इसके अलावा युगदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। अब देखिए यदि आप बात करें किसकी, राजा राम मोहन रॉय की, तो देखिए राजा राम मोहन रॉय पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले समाज में व्याप्त जो बुराई थी उनके विरोध में आंदोलन चलाया था। इसके लिए उन्हें आप भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, फिर युगदूत भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1828 में ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की, जिसे आगे चलकर देवेंद्रनाथ टैगोर भी उससे जुड़े और उन्होंने उसे आगे बढ़ाया। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी, तो देखिए वहाँ पर उनको अकबर द्वितीय जो था उसने उन्हें राजा की उपाधि भी दी थी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है राजा राम मोहन रॉय के बारे में। आगे भी कई चीज़ें आएंगी, वहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में आपकी सब्जेक्ट की जब क्लास होंगी वहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर उन्हें कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु यानी कि ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और आधुनिक भारत का पिता यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके अलावा प्रथम आधुनिक पुरुष, फर्स्ट मॉडर्न मैन, और युगदूत भी उन्हें कहा जाता है। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन रॉय को किन किन अन्य नामों से बुलाया जाता है या क्या क्या अन्य उपाधियां उनके पास हैं, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता हो गया, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और
युगदूत किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपके राजा राममोहन रॉय को। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किसे? राजा राममोहन रॉय को। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ए राजा राममोहन रॉय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, या फिर ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजा राममोहन रॉय। हमने अभी उनकी सारी उपाधियां देखी थी, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, उनके अलावा अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, युगदूत, आधुनिक भारत का पिता। ये सब क्या हैं? आपके राजा राममोहन राय की उपाधियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन है, ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी श्रद्धानंद, या फिर ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजा राममोहन रॉय। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, हम बात कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी राममोहन रॉय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ए एम के गांधी, बी राममोहन रॉय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजा राममोहन रॉय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन है, ए नाना साहब, ऑप्शन बी है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी दिया गया है राजा राममोहन रॉय, और ऑप्शन डी है आपके पास स्वामी विवेकानंद। और देखिए यह आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके जो राजा राममोहन रॉय की उपाधियां हैं वे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नाम है राजा राममोहन रॉय का धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में। तो देखिए भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन रॉय को। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? ऑप्शन है आपके पास, ए ब्रह्म समाज, बी आत्मीय सभा, सी ब्रह्म सभा, या फिर ऑप्शन डी तत्वबोधिनी सभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आत्मीय सभा जो है राजा राममोहन रॉय के द्वारा स्थापित की गई पहली संस्था थी। कब स्थापित की गई थी? तो यह आपके 1815 में आपकी आत्मीय सभा जो है इसे स्थापित किया गया था राजा राममोहन रॉय के द्वारा। अब यदि हम बात करें ब्रह्म समाज की, तो इसे स्थापित किया गया था कब? तो देखिए ब्रह्म समाज आपका 1828 में स्थापित किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे पहले कौन सी? तो सबसे पहले आत्मीय सभा 1815, और 1828 में उसके बाद कौन सी? तो 1828 में आपका ब्रह्म समाज स्थापित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत, कौन सा? एकेश्वरवादी, यानी कि एक सबका ईश्वर एक ही है, इस मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राममोहन रॉय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राममोहन रॉय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। तो आपको याद रखना है कौन से मत के समर्थन के लिए? तो एकेश्वरवादी मत के समर्थन के लिए, यानी कि भगवान एक है, इस मत के समर्थन के लिए 1815 में राजा राममोहन रॉय ने किसकी स्थापना करी? उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी, और यह राजा राममोहन रॉय द्वारा स्थापित पहली क्या थी? पहली कोई संस्था थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन है आपके पास, ए राजा राममोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, या फिर ऑप्शन डी अरविंद घोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजा राममोहन रॉय। आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने करी थी। कब करी थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1815 में। तो देखिए यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर है
इसमें आपको कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं याद रखने के लिए। पहला कि किस व्यक्ति ने किस संस्था की स्थापना करी और कब की, ये 2 चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि यदि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है या मैच करवाया जाता है तो उसमें आपको ये चीज़ें काम आएंगी, जहाँ पर 70 to 80% आपके क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होगा। और यदि स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर ही रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष में, यह बताना है। ऑप्शन है ए 1827, बी 1829, सी 1831 या फिर ऑप्शन डी 1843। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी आपके 1828 में। चूंकि ये आपके एक भी ऑप्शन में नहीं है तो ये है आपका डिलीटेड क्वेश्चन। कब हुई थी, तो 1828 में अगस्त में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, आपके ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज क्या करता था, तो देखिए ब्रह्म समाज जो है ये एकेश्वरवाद मत का समर्थन करता था, यानी कि एक ही ब्रह्म है उसकी पूजा करनी चाहिए, और मूर्ति पूजा का भी इसने विरोध किया था। ईश्वर की एकता में ये अपना विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए इन्होंने सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर भी काफ़ी बल दिया था। किसने, ब्रह्म समाज ने। अब देखिए आगे यदि हम बात करें तो राजा राम मोहन रॉय इसे 1828 में बनाते हैं। इसके बाद यदि आप बात करेंगे तो देखिए इससे कौन जुड़ता है, इससे जुड़ते हैं आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। वे कब जुड़ते हैं ब्रह्म समाज से, तो देखिए वे 1839 में जो उनकी तत्वबोधिनी सभा थी उसकी उन्होंने स्थापना की। उसके बाद में आपके उन्होंने मिला लिया अपनी तत्वबोधिनी सभा को, किसमें, तो उन्होंने इसे मिला दिया था ब्रह्म समाज में, जिसके आगे जाके बनते हैं आदि ब्रह्म समाज, और इस प्रकार से उसका विभाजन हो जाता है, जिस पर हम आगे काफ़ी बात करेंगे। अभी यहाँ पर यदि हम चर्चा करें देखिए ब्रह्म समाज की, तो राजा राम मोहन रॉय ने 20 अगस्त 1828 को, यहाँ पर आपको डेट याद रखनी है, आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, को 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना करी, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। इस समाज ने मूर्ति पूजा का क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया, यानी कि ईश्वर एक है, एक ही रूप है ईश्वर का, उसी की पूजा करनी चाहिए, मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करता था या किसका विरोध करता था। और यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम और जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार क्या क्या थे, मानव विवेक, वेद और उपनिषद। तो आपको यह भी याद रखना है कि यह जो आपका ब्रह्म समाज था वो मानव विवेक, वेद और उपनिषद इनका भी समर्थन करता था, लेकिन साथ साथ में आपके मूर्ति पूजा का विरोध करता था और ईश्वर एक है इस चीज़ को मानता था। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है ब्रह्म समाज के बारे में, वो क्या है कि ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे पहले कब की गई, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। फिर दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि किस चीज़ का समर्थन करते थे और किसका विरोध करते थे। तो देखिए ये समर्थन करते थे आपके किसका, एकेश्वरवाद का, यानी कि एक ब्रह्म का, और विरोध करते थे मूर्ति पूजा का। जो भी सामाजिक रीति रिवाज थे, रिचुअल्स थे, उसके अलावा और जो भी धार्मिक कर्मकांड थे उनका विरोध करते थे। किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे। इसके अलावा मानव विवेक, वेद और उपनिषद ये इनके मुख्य सिद्धांत थे। तो यहाँ पर आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी है ब्रह्म समाज से रिलेटेड। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की ऑप्शन है आपके पास, ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी केशव चंद्र सेन या फिर ऑप्शन डी राम मोहन रॉय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन रॉय ने आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब,
20 अगस्त 1828 को। तो देखिए डेट यहाँ पर इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए आप याद रखें 20 अगस्त 1828 को स्थापना होती है किसकी, तो ब्रह्म समाज की। किसके द्वारा स्थापना की गई, राजा राममोहन रॉय के द्वारा। किस चीज़ में ये विश्वास रखते थे, एकेश्वरवाद यानी कि एक ब्रह्म में। विरोध किसका किया करते थे, तो विरोध करते थे ये आपके मूर्ति पूजा का, किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे। इसके अलावा जो रीति रिवाज हैं और धार्मिक कर्मकांड हैं उनका भी विरोध ये लोग करते थे। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए इसके बाद यदि हम बात करें तो और कौन कौन इससे जुड़ा था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जो हैं वो भी इससे जुड़े हुए थे। केशव चंद्र सेन ने काफ़ी फेमस किया था आपके ब्रह्म समाज को, लेकिन बाद में ये भी दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गए, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से वो विभाजन हुआ और कौन कौन से अलग अलग दो आपके ब्रह्म समाज बनते हैं। तो देखिए जब केशव चंद्र सेन और आपके रविन्द्रनाथ टैगोर अलग होते हैं तो केशव चंद्र सेन बनाते हैं भारतीय ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर बनाते हैं आदि ब्रह्म समाज, यानी कि पुराना ब्रह्म समाज ही उनके द्वारा बनाया जाता है। फिर भारतीय ब्रह्म समाज जो है ये वापस से इसके दो भाग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि केशव चंद्र सेन जो है वो अपनी जो 13 वर्षीय पुत्री थी उसका विवाह कर देते हैं कूच बिहार के राजा से, जबकि वही इसके लिए लड़े थे कि एक जो है मिनिमम एज होनी चाहिए लड़कियों की शादी के लिए 14 वर्ष, लेकिन खुद ने ही उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह 13 वर्ष की उम्र में कर दिया था। इसके बाद क्या होता है, इसमें पुनः दो इसके हिस्से हो जाते हैं, जिसे आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जो हैं वे दोनों अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं। उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि क्या चर्चा की गई है। तो देखिए हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था, ब्रह्म समाज, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना मूलतः किस रूप में हुई, ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में 20 अगस्त को की गई। किसके द्वारा, राजा राममोहन रॉय के द्वारा। 1830 में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल को दिया गया जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राममोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। वे इस आंदोलन में 1843 में सम्मिलित हुए। उससे पहले 1839 में उन्होंने क्या बनाई थी, अपनी तत्वबोधिनी सभा, और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था। तो देखिए दो नाम और याद रखने हैं, कौन कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर और केसी सेन यानी कि केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने काफ़ी फेमस किया था आपके ब्रह्मो समाज को। इसके आगे यदि हम बात करें तो देखिए केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में भी खोल दी गईं। तो यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स हमने पहले बताए थे, कुछ आपको अब याद रखना है कि दो लोग और हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। कौन कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। आगे चलकर इन दोनों में भी विभाजन हो जाएगा और भारत ब्रह्म समाज केशव सेन का और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का रहेगा। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है ए 1816 में, बी 1824 में, सी 1828 में या फिर ऑप्शन डी 1830 में। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1828 में राजा राममोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ए सी आर दास, बी महात्मा गांधी, सी राजा राममोहन रॉय या फिर ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन रॉय। ये हम देख चुके हैं, इसमें का अब और डिस्कशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने,
बी अकबर द्वितीय ने, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, या फिर ऑप्शन डी सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी। कब दी यदि इसकी बात करें तो देखिए आपको वर्ष भी याद रखना है, 1830 में यह उपाधि अकबर द्वितीय ने किसको दी थी? राम मोहन रॉय को दी थी। जब उन्होंने क्या किया था, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को 1830 में जो ब्रिटेन का राजा था विलियम फोर्थ यानी कि विलियम चतुर्थ, उसके दरबार में अपना दूत बनाकर भेजा था। तो जो है वहाँ पर भेजा था किसको? राम मोहन रॉय को, और उन्हें राजा की उपाधि दी थी। क्यों भेजा था यदि कारण की हम बात करें तो अकबर द्वितीय जो है अपनी पेंशन बढ़वाना चाहता था। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए राजा राम मोहन रॉय को भेजा गया था इंग्लैंड, और वहीं इंग्लैंड में 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? तो ब्रिस्टल एक जगह है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। तो देखिए कारण क्या था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल्स में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। तो देखिए हमें याद रखना है इनकी डेथ कब होती है। यदि हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, तो आपको याद रखना है इनकी डेथ होती है 1833 में। कहाँ पर? ब्रिस्टल्स में। तो देखिए कुछ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं। तो पहला, राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। कब दी थी? 1830 में। क्यों? क्योंकि वो उन्हें अपना दूत बनाकर कहाँ भेज रहा था? जो ब्रिटेन का राजा था उस समय का विलियम चतुर्थ, उसके पास में। कारण क्या था वहाँ भेजने का? कि अकबर द्वितीय अपनी पेंशन बढ़वाना चाह रहा था। फिर राजा राम मोहन की रॉय की मृत्यु भी वहीं हो जाती है। कब? 1833 में। कहाँ? ब्रिस्टल्स, इंग्लैंड में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने विभूषित की थी? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन रॉय की समाधि है। ऑप्शन है ए कोलकाता में, बी पटना में, सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में, या फिर ऑप्शन डी कनाडा में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी समाधि है। कब उनकी मृत्यु हुई थी? तो 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल्स में हुई थी। वहीं पर उनकी समाधि भी बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। दूसरा, टेबरनेकल ऑफ न्यू इंडिपेंडेंशन। तीसरा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है? ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, या फिर ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए यदि हम बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि केशव चंद्र सेन का संबंध किस किस से रहा है। तो देखिए केशव चंद्र सेन जो हैं वे आपके, हम जानते हैं अभी तक हमने जो बात की कि वो ब्रह्म समाज से संबंधित रहे। फिर जब ब्रह्म समाज अलग हुआ तो उन्होंने भारत ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। लेकिन उनकी स्वयं की बनाई हुई संस्थाएं कौन कौन सी थी? यदि उनकी हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिपेंशन, ये आपका था, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दोनों जो हैं केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। तो ये आपको याद रखना है। यदि आप बात करें कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की, तो देखिए इसकी स्थापना किसने की? तो देखिए इसकी स्थापना की थी कलकत्ता यूनिटेरियन की राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और
तीन, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इनकी स्थापना की गई थी आपके केशव चंद्र सेन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव का जन्म 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। ब्रह्म समाज से कब जुड़े हुए? 1857 में। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन नामक एक संघ की स्थापना की। कब? 1868 में। इसके अलावा 1870 में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में, देखिए जो हमने बताया, राजा राममोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले कि केशव चंद्र सेन आपके ब्रह्म समाज में थे, वो हमने बात करी थी। कब शामिल हुए थे? 1857 में। फिर उन्होंने दो संस्थाओं की स्थापना और करी थी। एक तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन जो कि 1868 में स्थापित की, और दूसरी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में। ये हमें याद रखना है। इसके अलावा इनका समाचार पत्र कौन सा था? तो सुलभ समाचार। ये भी आपको याद रखना है। उनका न्यूज़पेपर कौन सा था, इसका नाम भी आप याद रखेंगे। तो न्यूज़पेपर था आपके पास सुलभ समाचार। क्योंकि यहाँ पर देखिए किस सामाजिक सुधारकर्ता ने कौन सा अखबार, कौन सी मैगजीन या कौन सी पुस्तक लिखी, वो चीज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर आपको कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी दे रखी थी, तो उसकी स्थापना किसने करी? राजा राममोहन रॉय। उनके साथ में थे द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम, उनके द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट्स भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन है आपके पास, देखिए याद रखना है क्या पूछा है? भारतीय ब्रह्म समाज, ना कि सिर्फ ब्रह्म समाज। तो देखिए ऑप्शन है ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन, या फिर ऑप्शन डी राजा राममोहन रॉय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन जो थे उनके द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। यदि हम बात करें तो देखिए क्या होता है, ब्रह्म समाज में आपके कौन कौन थे? एक देवेंद्रनाथ टैगोर थे और दूसरी ओर केशव चंद्र सेन थे। दोनों ही अपना काम कर रहे थे, लेकिन विचारधारा दोनों की अलग अलग हो रही थी, जिसके तहत क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा आपस में उनमें टकराव हो रहा था। और इस प्रकार ब्रह्म समाज का पहली बार विभाजन होता है, जिसमें जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं ये कौन सा ब्रह्म समाज बनाते हैं? तो ये जो पुराना वाला होता है आदि ब्रह्म समाज, जैसे कि आपको कई दुकानों पर भी लिखा मिलेगा पुराना ये, पुराना वो, या ओरिजिनल ये। तो उस प्रकार से ओरिजिनल दिखाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली और केशव चंद्र सेन ने अलग होकर के स्थापना करी भारतीय ब्रह्म समाज की। ये क्या था? ये आपका था पहला जो विभाजन हुआ था, किसमें? आपके ब्रह्म समाज में। फिर दूसरी बार 1878 में दो आपके जो आज भारतीय ब्रह्म समाज है उसका भी विभाजन हो जाता है, जो कि हमने कहानी बताई थी कि आपके केशव चंद्र सेन जो हैं उन्होंने अपने 13 साल की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया था, जिसके विरोध में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना अलग से कर ली थी। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं आपके ब्रह्म समाज के ऊपर। तो देखिए भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर का क्या था कि हमारा वाला ओरिजिनल ब्रह्म समाज है।
पुराना ब्रह्म समाज। पुराना का पर्यायवाची क्या है? आदि, तो उन्होंने नाम रखा आदि ब्रह्म समाज। फिर आगे देखते हैं तो देखिए, आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज, उन्होंने क्या नाम रखा? भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज। तो देखिए दो पार्ट में, एक नया एक पुराना। पुराने वाला आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर एक ऋषि थे, ऋषि के रूप में उन्हें महर्षि के रूप में देखा जाता है, तो वे आदि। और जो आपके नवीन, तो नवीन विचारधारा के कौन थे? केशव चंद्र सेन, उनके द्वारा स्थापित किया गया। फिर देखिए 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी, जो कि हमने बताया जब, कारण क्या था? केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस, नाम आपको याद रखने हैं, और शिवनाथ शास्त्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनके द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली गई थी। तो देखिए यहाँ तक जो आपने बात की है उसमें क्या क्या है कि भारतीय ब्रह्म समाज जो है उसमें पहली बार विभाजन होता है 1865 में। क्यों? तो देखिए जो आपका ब्रह्म समाज था उसमें पहली बार आपका 1865 में विभाजन होता है। क्यों? क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन दोनों की सोच में काफ़ी विचारधारा में अंतर आ चुका था। केशव चंद्र सेन की जो आचार्य की उपाधि थी वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने छीन ली थी, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपना आदि ब्रह्म समाज बना लिया, जबकि केशव चंद्र सेन ने अपना नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली थी। इसके बाद 1878 में जो नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज बना उसमें भी फूट होती है वापस। कारण क्या था कि जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री जो थी उसका विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया था, जिसका विरोध किसने किया? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने विरोध किया, और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज स्थापित कर लिया था। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, तो देखिए आगे कहा गया है कि 20 अगस्त 1828 को हम देख चुके हैं, राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की। ताराचंद्र चक्रवर्ती जो थे वे इसके प्रथम सचिव थे। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। पहले सेक्रेटरी कौन थे ब्रह्म समाज के? ताराचंद चक्रवर्ती। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 में जुड़े तथा केशव चंद्र सेन 1857 में सम्मिलित हुए। उससे पहले देवेंद्रनाथ टैगोर क्या चलाते थे? तत्वबोधिनी सभा चलाया करते थे। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद हुए, और उसके कारण 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया, और इसका नामकरण क्या रखा? भारतीय ब्रह्म समाज। जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि दोनों के अलग अलग नाम थे, और 2 बार इनका विभाजन हुआ, क्या कारण रहे, और विभाजन में कौन सा ब्रह्म समाज किसने बनाया वो भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं वो आपको ज़रूर याद रखनी है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास, ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी राजा राम मोहन रॉय, या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? आदि ब्रह्म समाज के बारे में। तो आदि ब्रह्म समाज यानी कि पुराना वाला जो ओरिजिनल था वो किसने रखा? जो महर्षि थे। महर्षि कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ टैगोर। कहानी हमने आपको पूरी बताई कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जो थे उन दोनों के बीच में क्या हो गया था? काफ़ी सारे वैचारिक मतभेद उन दोनों के बीच में उत्पन्न हो गए, और जब दोनों के बीच में काफ़ी सारे वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए तो दोनों ने अपने ब्रह्म समाज को विभाजित कर लिया। जो पुराना वाला ओरिजिनल ब्रह्म समाज था वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने रखा, और उसका नाम रखा आदि ब्रह्म समाज यानी कि पुराना ब्रह्म समाज। जबकि जो नवीन ब्रह्म समाज बना था वो बनाया केशव चंद्र सेन ने, जिसका नाम क्या रखा गया? जिसका नाम रखा गया भारतीय ब्रह्म समाज, या फिर नवीन ब्रह्म समाज के नाम से उसे पुकारा गया था। फिर हमने आगे बात कर ली थी कि 1878 में पुनः विभाजन हुआ दोनों में, आपके भारतीय ब्रह्म समाज में, और वहाँ पर कारण क्या था कि
आपके जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री जो थी उसका विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया था। जिसका विरोध किसने किया? तो देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, उन दोनों ने उसका विरोध किया और उसके विरोध में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली थी। तो ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक और बार इसलिए बताए हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन है आपके पास ए नास्तिकता पर, बी अद्वैतवाद पर, सी एकदेववाद पर, या फिर ऑप्शन डी बहुदेववाद पर। तो देखिए हम बात कर चुके हैं ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था, एक ईश्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एक देववाद पर आधारित है। किसका सिद्धांत? ब्रह्म समाज का। अब देखिए यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद की उपासना, यानी कि एक ईश्वर है उसी की पूजा की जाए, मूर्ति पूजा का विरोध करना, अवतारवाद का खंडन करना। ब्रह्म समाज ने सर्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया, जो कि हमने बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि ब्रह्म समाज जो है किन किन चीज़ों का समर्थन करता था और किन किन चीज़ों का विरोध करता था। तो देखिए समर्थन करते थे ये एकेश्वरवाद, यानी कि एक ही ईश्वर है सभी का, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसका ये समर्थन करते थे। इसके अलावा वेद उपनिषद इनको भी मानते थे। खंडन किस किस चीज़ का करते थे? तो देखिए ये खंडन करते थे आपके किसका? तो सबसे पहले जो भी सामाजिक रीति रिवाज थे उनका, धार्मिक कर्मकांड थे उनका, और मूर्ति पूजा का। इन तीन चीज़ों का ब्रह्म समाज जो है विरोध करता था। तो ये आपको समर्थन और विरोध किसका करते थे वो भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो देखिए जो हम बात कर रहे थे कि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वो भी यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है ए बाल विवाह, बी सती प्रथा, सी पाश्चात्य शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी मूर्ति पूजा। तो देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो जो सामाजिक बुराइयां थी उनका विरोध किया था राजा राम मोहन रॉय ने, यानी कि बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का किया, मूर्ति पूजा का किया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यदि बात करें तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो खुद एक काफ़ी वेल एजुकेटेड इंग्लिश लिटरेट पर्सन थे, यानी कि काफ़ी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। वे फ्रांसी भाषा जानते थे, इसके अलावा ग्रीक भाषा जानते थे, संस्कृत, हिंदी, बंगाली, 9 से 10 भाषाओं के वे ज्ञाता थे। और यदि हम बात करें तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी। इसके अलावा उनका ये मानना था कि जो पाश्चात्य शिक्षा है वही भारतीयों को प्रशासन और राजनीति में आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए उन्होंने कई सारी जो अपनी रचनाएं हैं वो भी विभिन्न विभिन्न भाषाओं में वहाँ पर की थी। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर याद रखनी है कि राजा राम मोहन रॉय जो हैं वे पाश्चात्य संस्कृति को काफ़ी वे प्रमोट किया करते थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा के सपोर्टर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। तो ये यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राम मोहन रॉय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है ए दिग्दर्शन, बी समाचार चंद्रिका, सी संवाद कौमुदी, डी बंगाल गजट। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजा राम मोहन रॉय के जो विचार थे कुछ लोग उनका विरोध भी करते थे, तो उनका विरोध करने के लिए किस पत्रिका को वहाँ पर प्रारंभ किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका कौन सा? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार चंद्रिका नामक जो एक पत्रिका थी वो, उसमें विरोध किया जाता था किसका? राजा राम मोहन रॉय का। तो देखिए यहाँ पर आपको नाम याद रखना है किसका? समाचार चंद्रिका का यहाँ पर आपको नाम याद रखना है। क्या नाम है? तो देखिए नाम है समाचार चंद्रिका, ये नाम आपको याद रखना है।
किसके विरोध में? राजा राममोहन रॉय के विरोध में। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर भी यदि हम बात करें, राममोहन रॉय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने, किसने? तो देखिए भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वे संवाद कौमुदी के संस्थापक थे। तो देखिए ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है। आपको याद रखना है कि राजा राममोहन रॉय का विरोध किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर देखिए किसके द्वारा उनका विरोध किया गया? तो भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा। और किस पत्रिका के माध्यम से? तो समाचार चंद्रिका के माध्यम से उनका विरोध किया गया था। ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो देखिए पहला कथन क्या है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा क्या है? धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। और तीसरा है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। अब निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल तीन सही है, या फिर एक, दो और तीन तीनों ही सही हैं। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। देखिए इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो किस चीज़ का समर्थन करते थे और किसका विरोध करते थे, इसे जानना। तो देखिए सबसे पहला कथन क्या है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, तो यह भी आपका सही है, क्योंकि जितने भी रीति रिवाज थे, धार्मिक कर्मकांड थे, उनका ये विरोध किया करते थे। तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो यह गलत है, क्योंकि ब्रह्म समाज जो है वे ऐसा मानते थे कि वेदों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि है। बिल्कुल वेद बिल्कुल त्रुटिहीन है, ये कौन कहता था? तो ये कहते थे आपके कौन? दयानंद सरस्वती। ये कथन था दयानंद सरस्वती का। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और दो यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय द्वारा 1828 कब? 20 अगस्त को की गई। इनके प्रमुख सिद्धांत निम्न थे। कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखने हैं। पहला, एकेश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर है, उस पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त करना, यानी कि जो भी धार्मिक कर्मकांड हैं उनको ना मानना, रीति रिवाजों को ना मानना, और एक ईश्वरवाद यानी कि सबका ईश्वर एक ही है उसमें विश्वास रखना, ये इनका एक सिद्धांत था। दूसरा क्या था? मूर्ति पूजा का विरोध करना। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात, यानी कि जो आपके पंडित थे, पुरोहित थे, उनका जो वर्चस्व था कि सिर्फ वही हैं जो वेदों को और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ेंगे और लोगों को बताएंगे। तो इस चीज़ का भी विरोध किया था किसने? राजा राममोहन रॉय ने। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों को और ऐसी चीज़ों को पढ़ सकता है। फिर तीसरा क्या है? तो देखिए तीसरा है स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना। बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन सा? स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना। तो ये इनके तीन मुख्य सिद्धांत थे। कौन कौन से? एकेश्वरवाद, और दूसरा मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितों का विरोध, तीसरा स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें सुधार लाना। फिर देखिए आगे क्या दिया गया है? वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि हमने बात की थी। तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा कथन, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए? एक स्टेटमेंट आपका पहला और दूसरा सही हुए, जबकि तीसरा जो स्टेटमेंट था वो आपका गलत था। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है क्या? यहाँ पर हमें याद रखना है कि ब्रह्म समाज किन चीज़ों का समर्थन करता था और किन का विरोध करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ऑप्शन है आपके पास: ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर ऑप्शन डी राजा राममोहन रॉय। तो देखिए नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ
प्रतिनिधि कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जो थे वे इसके सर्वश्रेष्ठ समर्थक थे। अब देखिए यदि हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जो हैं उनका जन्म होता है 1863 को। किसके शिष्य थे? तो वे शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वे साधारण भाषा में उन्होंने वेद और इन सभी का वर्णन किया और उन्हें नवीन हिंदू जो धर्म है उसके प्रचारक के रूप में जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनके बारे में जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद कहाँ जाते हैं? तो वे जाते हैं आपके शिकागो, जहाँ पर क्या हुआ था, वो वहाँ पर विश्व धर्म संसद यानी कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वहाँ पर हुई थी और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी फेमस अपना भाषण दिया था। और वहाँ पर उन्होंने क्या है, भारत की जो संस्कृति है उसका महत्व और उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सबके वहाँ पर पहली बार किसी व्यक्ति ने दिखाई। तो वे थे आपके कौन? वे थे आपके स्वामी विवेकानंद। अब यदि हम बात करें, देखिए स्वामी विवेकानंद की तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों स्वामी विवेकानंद की क्या हैं? स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें हैं। इसके अलावा इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन भी प्रारंभ किया था। कौन सा? तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, 1897 इसमें उन्होंने क्या प्रारंभ किया? तो इसमें उन्होंने प्रारंभ किया था रामकृष्ण मिशन। 93 में कहाँ जाते हैं? 93 में देखिए सबसे पहले आप याद रखें महत्वपूर्ण चीज़, 93 में कहाँ जाते हैं? तो 93 में जाते हैं शिकागो। वहाँ से आने के बाद 97 में क्या प्रारंभ करते हैं? तो 97 में वे प्रारंभ करते हैं आपका क्या? तो रामकृष्ण मिशन इसे प्रारंभ करते हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में काफ़ी डिटेल में। 3 हमने आपको इनकी बुक बताई, कौन कौन सी? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। ये 3 बुक्स आपको याद रखनी है। किसकी? तो आपके स्वामी विवेकानंद की। ये 3 पुस्तकें आपको जरूर याद रखनी है। इसके अलावा देखिए यदि और कोई हम यहाँ पर फैक्ट्स देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म नियो हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे कहाँ गए? शिकागो गए, हम सभी ये जानते हैं। और उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी कि विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ क्या थे? प्रतिनिधि थे। इसके अलावा हमने कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बताई, जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है। जैसे कि उनकी पुस्तकों के नाम हमने आपको बताए, राजयोग, कर्मयोग और धर्मयोग। इसके अलावा जो और चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है तो वे कौन सी हैं? वे हैं कि 93 में वे धर्म संसद में जाते हैं और 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये यहाँ तक आपको याद रखने हैं। और देखिए सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने स्वामी विवेकानंद को क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत या फिर जो नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन है, मॉडर्न राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा था? आध्यात्मिक पिता भी कहा था। किसको? तो स्वामी विवेकानंद को किसने कहा था? तो वो कहा था आपके सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। किसके बारे में? सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उन्होंने क्या कहा स्वामी विवेकानंद के बारे में कि वे क्या हैं? जो आपका नेशनल मूवमेंट है उसके, मॉडर्न नेशनल मूवमेंट के क्या हैं? आध्यात्मिक पिता हैं, यानी कि फिलोसॉफिकल फादर हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। वर्ष बताना है। ऑप्शन है ए 1872 में, बी 1890 में, सी 1893 में या फिर ऑप्शन डी 1901 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1893 में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? तो देखिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही उत्तर है 1893, लेकिन यहाँ पर वह आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये आपका डिलीटेड क्वेश्चन था। और सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका 1893।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी राम मोहन रॉय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो देखिए इसको हम कर चुके हैं पहले भी। इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर ए 1893। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी राजा राममोहन रॉय। तो यह भी हम कर चुके हैं। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है आपके पास ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राममोहन रॉय, सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी विवेकानंद। तो देखिए व्यवहारिक वेदांत यानी कि प्रैक्टिकल वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो वे हैं आपके स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट है ये, आपके लिए याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो व्यवहारिक वेदांत यानी कि प्रैक्टिकल वेदांता के प्रतिपादक कौन है? स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकें। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को कहाँ दिया? लंदन में दिया। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर जो आपको याद रखनी है कि व्यवहारिक वेदांत का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था आपके स्वामी विवेकानंद ने। और इसके ऊपर उन्होंने अपना पहला भाषण कहाँ दिया? तो पहला भाषण दिया था उन्होंने इस पर अपना लंदन में। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी राणा डे, सी राजा राममोहन रॉय या फिर ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। अभी जब स्वामी विवेकानंद पर हमने काफ़ी चर्चा करी थी तो वहाँ भी आपको बताया था कि उनकी 3 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। अब देखिए यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। 1893 में वे शिकागो गए जहाँ उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना भाषण दिया था। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। ये सारे फैक्ट्स हम आपको अभी पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस ने, बी एम.एन. दास गुप्ता ने, सी स्वामी विवेकानंद ने या फिर ऑप्शन डी स्वामी रंगनाथनंद ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। कब करी थी? 1897 में। यह भी हमने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। अब रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय था हावड़ा के बेलूर में। तो देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब? 1897 में। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ था? तो वो था आपके हावड़ा के बेलूर में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी राजा राममोहन रॉय। इसका सही उत्तर है, हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। कब? 1897 में। हेडक्वार्टर कहाँ था? तो देखिए हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ था? बेलूर हावड़ा में। कहाँ पर? बेलूर हावड़ा में इसका मुख्यालय था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई? तो देखिए ये हम कई बार कर चुके हैं और इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद के द्वारा
आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इस वीडियो में हमने आपका कौन सा चैप्टर चालू किया है? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। उसके ऊपर हमने काफ़ी प्रश्न किए हैं। एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इसकी क्लासेस जो हैं कम से कम 4-5 क्लासों में ये आपका टॉपिक पूरा होगा। लेकिन बहुत ही आराम से हम करेंगे सारे फैक्ट्स को कवर करते हुए, कि इसके बाद आपको कहीं और इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आगे के क्वेश्चन करेंगे अब हम अगली क्लास में।